हेलो बच्चों, जेई एडवांस 2022 का लेटेस्ट जो अभी पेपर हुआ है अपना, है ना, उसके पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री के पेपर 1 की बात कर रहे हैं अपन, है ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, 2 मोल ऑफ Hg गैस इज कम्बस्शन। ठीक है, कम्बस्शन किया गैस का इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम। कुछ की पॉइंट आपके सामने दे रखे हैं यार, फिक्स्ड वॉल्यूम में, है ना, फिक्स्ड वॉल्यूम बॉम्ब कैलोरीमीटर विद एक्सेस ऑफ O2 एट 298 केल्विन। ठीक है, तो कम्बस्शन किया गया है, कम्बस्शन की रिएक्शन आप लिख सकते हो, है ना। ठीक है, कम्बस्शन किया गया सर कुछ, ये ओवरऑल रिएक्शन ये हो जाएगी आपकी कम्बस्शन की रिएक्शन। क्लियर है। अच्छा, फिर कह रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्रॉम 298 केल्विन टू 312.8 केल्विन। ठीक है सर, रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ चुका है, टेम्परेचर रेज हो चुका है, ये रिएक्शन जब हुई तो, है ना। इफ़ हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर दे रखी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Hg भी दे रखी है, अलग अलग दे रखी हैं। बोल रहा है द कैलकुलेटेड स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HgO, ये बतानी है। अच्छा, क्या दे रखी है हमें कि यार Hg की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, तो कैसे बन रहा होगा, Hg लिक्विड से बन रहा होगा, Hg गैस बेसिकली है। क्लियर है यहाँ तक, है ना। अच्छा, चलो एक बात बताओ, ये है, और अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HgO। हमें HgO बनाना है। ठीक है, कैसे बनेगा, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो आप, है ना, तो बेसिकली Hg लिक्विड में लेना पड़ेगा। ठीक है, ये रिएक्शन की अपन बात करें। क्लियर। अच्छा, मतलब इसके लिए कुछ एंथैल्पी चेंज हुआ होगा, इसके लिए कुछ एंथैल्पी चेंज हुआ है, तो ध्यान से देखो, अगर तुम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हो, यही रिएक्शन आ रही है तुम्हारी, तो मतलब इसके लिए एंथैल्पी चेंज कितना होगा इस रिएक्शन के लिए, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, है ना। तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 ये हो जाएगा बेसिकली, तो मतलब डेल्टा H1 डेल्टा H2, डेल्टा H2 ध्यान से देखो कितना है, डेल्टा H2 दे रखा है इसने, है ना। यहाँ से लिक्विड से जब गैस में गए, ये फॉर्मेशन वाली बात, तो 61.32 किलोजूल है, तो ये कितना है 61.32 किलोजूल पर मोल के हिसाब से लेना है। ठीक है, ये कितना है, इतनी वैल्यू है, और क्योंकि हमें फाइनल आंसर भी इसी में देना है, किलोजूल पर मोल में। क्लियर है बात। चलिए जी, सारा खेल इसमें यही कैलकुलेट करने का था, डेल्टा H1, है ना। तो डेल्टा H जो यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, वो कैसे, क्या तरीका है, वो है आपका डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। कैसे सर, यार देखो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुई तो QV किसके बराबर है आपका, डेल्टा U के बराबर है। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है, और इस रिएक्शन के लिए आप लिख रहे हो डेल्टा NgRT। ध्यान से देखो, पहली चीज़ तो डेल्टा U कैसे लिखा सर आपने, डेल्टा U कैसे लिखोगे सर, C डेल्टा T, जितना टेम्परेचर रेंज हुआ मल्टीप्लाई में उसकी हीट कैपेसिटी। लेकिन यहाँ पे जो भी बात लिखनी है आपको, पर मोल का डेटा लिखना है यहाँ पे, है ना। तो ये तो वैल्यू है 2 मोल के लिए कि 20 किलोजूल पर केल्विन, और टेम्परेचर रेंज कितना कर दिया 14.8 केल्विन। ठीक है, तो ये तो है 2 मोल के लिए, लेकिन 1 मोल का डेटा आपको यूज़ करना है, पर मोल हमें क्वेश्चन में यूज़ करना है, तो पर मोल के लिए कितना हो गया सर, मतलब 148 किलोजूल पर मोल, तो ये हो गया 148। ठीक है सर, है ना। रिलीज हुई ओवरऑल, वैसे भी एंथैल्पी ऑफ कम्बशन तुम्हें पता होगी, अल्टीमेटली नेगेटिव आने वाली है ना, तो रिलीज हुई है बेसिकली, तो नेगेटिव 148। ठीक है, डेल्टा NgRT, डेल्टा Ng देख लो कितना आ गया, -3/2, R कितना है सर, R है आपका 8.3 इंटू T, 298 केल्विन पर ये रिएक्शन हुई है, तो डेल्टा H1 आ गया यहाँ से, है ना। क्लियर है, तो डेल्टा H1 यहाँ से जो भी वैल्यू आई है आपकी -151.71 समथिंग आ जाएगा ये, है ना। ये जो वैल्यू आई है डेल्टा H1, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, इन दोनों के रेफरेंस में तो ये अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो इनके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो 0 कोई मतलब नहीं है, तो जो भी होगी वो इसी के लिए होगी, तो वही डेल्टा H के बराबर है। तो डेल्टा H आपका क्या आ गया अल्टीमेटली, माइनस ये कितना है
151.71 प्लस 61.32। तो जो वैल्यू आ जाएगी देख लीजिए कितनी आ गई है, माइनस 90 पॉइंट कितना आ गया ये 39 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना। तो बेसिकली मॉड बताना है तो 90.39, तो इसके आसपास ये आंसर ले रहा होगा आपका। ठीक है। हाँ यार, क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, जाना पहचाना, और इजी क्वेश्चन है। मैं इसको अगर कैटेगराइज करूँ तो सिंपल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल है ना, हर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को करके आया होगा। बोला हुआ है कि रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है आपको जहाँ पर MnO4 माइनस Mn में जा रहा है इस रिएक्शन के लिए, और आपको दे क्या रखा है यार, MnO4 माइनस MnO2 में जब जा रहा है इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है आपको। ठीक है, देख के पहचान में आ रहा है सर +7 से +4 में जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का इसमें एक्सचेंज हुआ होगा। ठीक, तो अगर मैं डेल्टा G0 यहाँ पे लिखता हूँ, डेल्टा G0 क्या होती है हमारी, -NF सेल। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर यहाँ पर 3। क्लियर है बात। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा G0 क्या हो गया सर, 3F इंटू E0 सेल कितना है सर 1.68, लेकिन माइनस और आगे है तो बिल्कुल क्या आगे आगे -3F 1.68। दूसरी रिएक्शन देख लीजिए सर, MnO2 जा रहा है Mn2 प्लस में, हाँ जी, +4 +2 2 का चेंज। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है बिग, तो n की वैल्यू कितनी आ गई सर यहाँ पर 2, तो -2F E0 कितना है यहाँ पर 1.21। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन और दे रखी है एक और, Mn2 प्लस जा रहा है सर Mn में, हाँ जी, +2 0। ठीक है, यहाँ पर भी n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2, तो -2 इंटू F इंटू -1.03। क्लियर है बात। अच्छा, लेकिन मेरे को तो क्या बनाना है, मतलब अल्टीमेटली क्या चाहिए था इस वाली रिएक्शन के लिए, कौन सी, जहाँ पर जा रहा है सर MnO4 माइनस इन Mn। क्लियर है बात, देख लो यार, क्लियर दिख रहा है। अगर ये रिएक्शन को तीनों को मैं ऐड करता हूँ तो बिल्कुल यहाँ से ये कैंसिल आउट, यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो ओवरऑल ये आ जाएगा। क्लियर है। तो डेल्टा G0 1, ये डेल्टा G0 2, ये डेल्टा G0 3। ठीक है, ओवरऑल इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा G0 तुम लिखते हो, क्योंकि डेल्टा G अपने आप में क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, सॉरी डेल्टा G क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ऐड कर सकते हैं, है ना, लेकिन जो सेल का रिडक्शन पोटेंशियल है वो अपने आप में इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ का सहारा लिया जाता है जो हमने किया। तो क्या आ जाएगा यहाँ से कि यार डेल्टा G0 1 प्लस डेल्टा G0 2 प्लस डेल्टा G0 3। क्लियर है। और इसके लिए डेल्टा G0 आप कैसे लिखोगे इस वाली रिएक्शन के लिए कि सर माइनस n कितना है सर 7 में है, 0 में है, तो 7 का चेंज। ठीक है, F E0 जो कि हमें कैलकुलेट करना है सर इसके लिए, है ना, इस वाली रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करना है, इक्वल टू डेल्टा G0 1 कितना आ गया सर -3F इंटू 1.68। हाँ जी, यहाँ पर कितना, ये भी माइनस में ही है तो इसको भी माइनस ही लगा लो, कितना आ गया 2F इंटू 1.21, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ले लिया सर, प्लस कितना आ गया ये 2F इंटू 1.03। F से F कैंसिल आउट किया, इसको डिवाइड में ले गए। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई E0 की आपकी 0.77 वोल्ट। तो अगर आप 0.77 लिख के आए तो बिल्कुल एग्जैक्टली सही आंसर है आपका। क्लियर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ से क्वेश्चन आया हुआ था। अगला क्वेश्चन, चैप्टर पहचान लिया, आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा जी, देख लीजिए क्या है सर क्वेश्चन में, क्या जानकारी है आपके सामने। हाँ जी, बोल रहे हैं कि एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया बाई मिक्सिंग इतने मोल हर एक किसी के, H2CO3 भी है, NaHCO3 भी है, Na2CO3 भी है, NaOH भी है ना। ये सारे के सारे एक एक्वस सॉल्यूशन में डाले हुए हैं आपने। ठीक है, और इन सब के इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स आपके पास हैं। पूछ रहा है इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन की pH क्या होगी। जैसे क्वेश्चन हमारे सामने आया, पहले तो क्लियरली सबसे फास्ट और सबसे पहली जो रिएक्शन होती है वो एसिड बेस रिएक्शन होती है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो H2CO3 को जैसे ही मिला NaOH, रिएक्शन हुई। ठीक है, इसके कितने मोल सर 0.01 मोल, इसके कितने सर 0.01 मोल, रिएक्ट किया, मिला आपको
NaHCO3, ठीक है। कितना सर? 0.01 मोल। क्या बात कर रहे हो? हाँ, लेकिन साथ में 0.01 मोल तो ये मिल गया, और 0.01 मोल ऑलरेडी ले रखा था आपने इसका, तो कितना हो गया इसका? 0.01 यहाँ से बना और 0.01 ले रखा था ये। अब सॉल्यूशन में क्या जिंदा है? NaHCO3, जिसके 0.02 मोल हैं आपके पास, और है आपके पास में Na2CO3 जिसका 0.01 मोल है आपके पास में। ये दो हैं, ठीक है। देखते क्या समझ में आ रहा है कि यार क्या बना दिया? एक सुंदर सा बफर सॉल्यूशन, ठीक है। बफर बन चुका है आपके सामने। बफर का फॉर्मूला लगा दीजिए, pH इक्वल टू pKa, लेकिन कौन सा वाला? सेकंड वाला लगाओगे, ठीक है। सेकंड एसोसिएशन कांस्टेंट यूज करोगे, pKa2 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड। ये सॉल्ट है, सॉल्ट के लिए लिख दीजिए 0.01 और नीचे एसिड के लिए 0.02। क्लियर है बात? हाँ जी। pKa2 इस्तेमाल करिए, कितना दे रखा है? 10.32। हाँ जी, यहाँ से ये कैंसिल आउट, क्या आ गया? log 1/2। ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? -log2, ठीक है। log2 की वैल्यू सामने वाले ने दे रखी है 0.30, 0.30 रख दीजिए, 0.30, ठीक है। क्या आ गया आंसर? pH क्या आ गया? 10.02। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यार, है ना। क्वेश्चन सामने वाले ने पूछा है, ट्रीटमेंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, किसका कर रहे हैं सर? कॉपर 2+, कॉपर नाइट्रेट का कर रहे हैं विद एक्सेस KI। ट्रीट किया, हाँ जी, इन अ ब्राउन सॉल्यूशन, और उसके साथ में फॉर्मेशन हुआ एक प्रेसिपिटेट का। क्लियर है? अब फिर क्या किया गया? उस प्रेसिपिटेट में तुमने H2S को पास किया गया, H2S थ्रू दिस ब्राउन सॉल्यूशन, और गिव्स अनदर प्रेसिपिटेट X, और प्रेसिपिटेट तुम्हें मिल चुका है। रिएक्शन किस तरीके से गई देख लीजिए। हाँ जी, जब कॉपर नाइट्रेट को तुमने ट्रीट किया विद KI, क्या मिला? मिला तुम्हें CuI प्लस साथ में I2, ठीक है। क्लियर है बात? लेकिन सामने वाले ने बोल रखा है तुमसे कि यार जो KI है वो एक्सेस में है, KI एक्सेस में है, तो ये I2 भी साथ में I माइनस के साथ में कंबाइन होके I3 माइनस बना लेगा। क्लियर है बात? तो I3 माइनस जो है, ये जो बात कर रहा है बेसिकली ब्राउन सॉल्यूशन, तो वो इसकी वजह से है ब्राउन सॉल्यूशन। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, तो मतलब ओवरऑल रिएक्शन हुई क्या आपकी? कॉपर 2+ प्लस I माइनस गिव्स CuI प्लस I2, ठीक। ये रिएक्शन आपके सामने है। हाँ जी, अब सामने वाला क्या कह रहा है? एक रिएक्शन ये हो गई कि यार पासिंग H2S थ्रू दिस ब्राउन सॉल्यूशन, अब इस ब्राउन सॉल्यूशन से पास किया गया, तो डायरेक्ट हम रिएक्शन इस तरीके से लिख देते हैं, है ना। बेसिकली लिखनी तो चाहिए I3 माइनस, हम ऐसे भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, एन फैक्टर वगैरह पे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर I2 तुम लिख रहे हो, तो I2 अगर किससे पास किया जा रहा है? H2S से, ठीक है। क्या जो PPT बनी तुम्हारी, वो PPT बनी इसकी। समझ आ गई बात? तो पूछ रहा है तुमसे कि जो दूसरी PPT बनी, जो X मिला, वो क्या है? सल्फर प्रेसिपिटेट आउट हुआ है। इस सल्फर की ही अमाउंट बतानी है तुम्हें ग्राम में। मतलब क्वेश्चन में क्या मिक्स कर दिया यार, ज़बरदस्ती, है ना। तुम्हें रिएक्शन बैलेंस करनी है और मोल मोल एनालिसिस भी डाल दिया। मतलब रिएक्शन भी याद होनी चाहिए और मोल मोल एनालिसिस भी लगाना है, ठीक है। दोनों चीज़ें कैलकुलेटिव, मतलब कैलकुलेटिव भी बना दिया क्वेश्चन को। सीधा ये नहीं कि तुम सॉल्व करके आगे बढ़ गए, नहीं। रिएक्शन बैलेंस करनी है यार, बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। क्या है? अगर 2CuI हो जाए और ये 4I माइनस और ये कॉपर 2+, तो चार्ज भी बैलेंस, एटम बैलेंस, सब कुछ बैलेंस, ठीक है। कितना लिया था? 3.74, है ना। ये 3.74 है, ठीक है। डिवाइड किया तुमने, मॉलिक्यूलर वेट कितना है? कॉपर हो गया तुम्हारा 63 प्लस NO3, तो ये हो गया 16 48 और 14, तो कितना हो गया? 62 इंटू 2, है ना, तो 124, तो 124 कितना हो गया? 187, तो डिवाइड में 187, ठीक है। तो कितना आ गया ये? 0.02,
ये 0.02 मोल आ गया, ठीक है। तो यार इसके 2 मोल से मिल रहा है इस I2 का 1 मोल, ठीक है। तो 0.02 से कितना मिल जाएगा सर? 0.01 मोल। क्लियर है बात? हाँ जी, कितना मिल जाएगा? 0.01 मोल, ठीक है। ये रिएक्शन आपके सामने थी, है ना। और साथ में क्या मिला आपको? HI, तो सीधा लिख दीजिए 2HI, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके कितने हैं आपके पास में? 0.01 मोल, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो इसके भी कितने मिलेंगे आपको? 0.01 मोल। तो लेकिन मोल नहीं पूछा, सामने वाले ने अमाउंट पूछी है इन ग्राम, तो मॉलिकुलर वेट 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.01 इंटू 32, तो आंसर आ जाएगा 0.32 ग्राम, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, पी ब्लॉक से क्वेश्चन पूछा गया है। वाइट फॉस्फोरस एक नॉर्मल रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। क्या मिल गया आपको बताइए? लेकिन वही बात है ना, क्वेश्चन पूछा गया तो पेज जरूर कुछ ना कुछ फंसा रखा होगा। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन मिला आपको PH3 प्लस NaH2PO2, ठीक है, ये मिल गया यार। अब क्या कह रहा है आपसे कि ये कोई गैस मिल गई Q, तो ये Q जो है वो ये है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है आपसे कि द अमाउंट ऑफ CuSO4 रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली कंज्यूम द गैस Q, तो जो ये गैस है PH3, है ना, इसकी रिएक्शन करानी है आपने CuSO4 के साथ में, क्या मिल जाएगा? Cu3P2, ठीक है, और साथ में H2SO4 वगैरह जो मिल रहा हो, ठीक है। इससे काम है आपको, बस Cu3P2 आपको मिल गया अल्टीमेटली। क्लियर है? ध्यान से देखो, इस रिएक्शन को अगर बैलेंस किया जाए, है ना, NaH2PO2 वाली को, ठीक है, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए या तो तुम बैलेंस करे कर लो इस रिएक्शन को, नहीं तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से कर लो। हमें क्या चाहिए अल्टीमेटली? पहले तुमने क्या किया यार, इसके इक्विवेलेंट और इसके इक्विवेलेंट अगर तुम बराबर कर देते हो, ठीक है, जिनको रिएक्शन याद है वो बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस भी बता देता हूँ मैं कैसे हो जाएगी। यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3NaOH और साथ में H2O, है ना, सब कुछ बैलेंस है क्या? देख लो एक बार, ठीक है, 3H2O। अब एक बार देख लो, 6 और 3 9, है ना, तो 6 और 3 9 सब बैलेंस हो चुका है, ठीक है। एक तो ये तरीका था रिएक्शन बैलेंस करे कर सकते हो आप। दूसरा, आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को आराम से, है ना। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से कैसे हो जाएगा? जैसे इक्विवेलेंट ऑफ P4 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ PH3, है ना, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होंगे। एन फैक्टर अगर मैंने देखा फॉस्फोरस यहाँ पे 0 में है, एक बार किस में गया सर? -3 में गया, एक बार किस में गया? हाँ जी, हाइड्रोजन, +3 -4, कितना आ गया? +1 में गया, ठीक है। किस में चला गया सर? +1 में, ठीक है। तो -3 में जा रहा है, +1 में जा रहा है ना। तो यहाँ पे कितना? एक के लिए 3 का चेंज, लेकिन है 4, तो 12 आ गया, इंटू एक के लिए 1 का चेंज है 4, तो 4 का चेंज 12 + 4 कितना आ गया? कैंसिल आउट, बढ़ चुके 48, 16 48, तो 3 आ गया। तो वैलेंसी फैक्टर कितना आ चुका है? P4 के लिए 3। इसके लिए चेक कर लीजिए, PH3 के लिए एक के लिए 3 का चेंज, ठीक है, और है भी एक ही, तो 3, तो यहाँ भी वैलेंसी फैक्टर 3 ही है। तो जो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, दोनों का वैलेंसी फैक्टर सेम है, तो जो दोनों के इक्विवेलेंट सेम है, मतलब मोल सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो इसके मोल अगर मैं लिखूँ, P4 के मोल कितने आ गए सर? 1.24 डिवाइड में 124, मॉलिकुलर वेट P4 का, फॉस्फोरस का 31 इंटू 4 करेंगे 124। तो यहाँ पे क्या आ चुका है यार? PH3 के मोल आ चुके हैं 0.01 मोल। तो यहाँ पे PH3 के कितने आ गए? 0.01 मोल। रिएक्शन बैलेंस करिए, हाँ जी, 2 आ गया, ठीक है। क्या बैलेंस है? फॉस्फोरस, कॉपर बैलेंस करने चले आप, 3 हो गया। देख लीजिए सब कुछ बैलेंस्ड है क्या? हाँ जी सर, और 3 लगा दीजिए, सब कुछ बैलेंस है, रिएक्शन परफेक्टली बैलेंस्ड। मोल एनालिसिस लगाया आपने, आपसे पूछा गया बेसिकली CuSO4 की अमाउंट बता दीजिए इन ग्राम, है ना। तो यार 2 के साथ में चाहिए इसके 3 मोल, लेकिन है कितना? 0.01, तो 0.01 के साथ में कितना चाहिए? 3/2,
2 के साथ में 3 चाहिए, 1 के साथ में 3/2, ठीक है। तो 0.01 के साथ में 0.01 इंटू 3/2 मोल, इतने तो चाहिए इसके मोल, लेकिन मोल नहीं मास पूछा है। तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपका Cu, कॉपर कितना है यार 63 प्लस SO4 मतलब सल्फर 32, 16 64, 64 और 32 96, 96। तो ये कितना आ गया 6 3 9 और 9 6 15, 159, 159, ठीक है। ये आपके सामने आंसर है यार, है ना। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 2.385 ग्राम, ठीक है। देख लीजिए ये आया ना, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना आ गया 0.03 मतलब 159 इंटू 0.03/2, तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने, कितना आ गया 27 और ये 47, ठीक है। तो 4.77/2 तो 2.385 ग्राम, ठीक है। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पढ़िए ऑर्गेनिक का क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक रिएक्शन आपने करानी है, ये जो दे रखा है रिएक्टेंट, उसके साथ में रेड फॉस्फोरस और Br2 आप समझ गए, जैसे ये लिया मतलब अल्टीमेटली सामने वाला PBr3 इस्तेमाल कर रहा है। PBr3 इस्तेमाल कर रहा है तो क्या होगा एल्कोहल के साथ में, तो क्या मिल जाएगा आपको, सिंपल OH हटा के यहाँ पे Br लगा देना है। तो मतलब R जो आपको मिला, जो R आपको मिला बेसिकली वो क्या मिला सर, यहाँ पे Br और ये Br, ठीक है। ये तो हो गई ऑर्गेनिक वाली बात, है ना। आगे भी ऑर्गेनिक की है, केरियस मेथड है। फिर कह रहे हैं ऑन एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन का एस्टिमेशन किया और अब क्या किया है कि जो R है ना, ये कितना ले लिया आपने 1 ग्राम ले लिया, ठीक है। और पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ AgBr फॉर्म्ड, कितना AgBr आपका बना इन ग्राम, ठीक है। AgBr कितना बना, तो एक बात बताओ, है ना, जब ये रिएक्ट कराया जो भी हुआ तो रिएक्शन क्या हुई होगी, AgBr बेसिकली ये जितना होगा, ये अगर 1 मोल होगा तो AgBr कितना मिलेगा 2 मोल, लेकिन ये 1 मोल नहीं है, ये कितना है, ये है 1 ग्राम। तो मोल में कन्वर्ट करो, पहले से मोल में कन्वर्ट कर लो। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया इसका C6, ये क्या, ये CH2 यूनिट ही है, तो C6 की जगह पे क्या आ गया ये एक्चुअल में C7, H कितना आ गया यार सॉरी H, यहाँ पे 2 कम हुए 2 बढ़ गए, तो H6 और Br2, यही तो है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया इसका, मॉलिक्यूलर वेट हो गया 84 प्लस 6 प्लस 80 इंटू 2, क्लियर बात है ना। कितना आ गया, ये हो गया आपका 90 प्लस मतलब 250, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 250, ठीक है। तो मतलब मोल कितने इसके 250, तो जितने मोल इसके उसके डबल मोल इसके होंगे, तो मतलब इसके मोल कितने हो गए सर 2/250। लेकिन हमसे मॉलिक्यूलर वेट नहीं, सॉरी मोल नहीं पूछे, हमसे पूछे अमाउंट इन ग्राम, तो मॉलिक्यूलर वेट से कर दो मल्टीप्लाई। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया AgBr का, Ag 108 है, Br 80, तो 188, क्लियर है ना, ये आ गया आपका, ठीक। तो मतलब 0.08 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप 188, तो कितना आ गया ये, हाँ जी 6 और 150.4, ये आया ना, ये सही किया क्या 2, तो 2000 इंटू 10⁻³ है ना, तो 0.008 आ गया बेसिकली ये, ठीक है 0.008 ये आ गया, और ये कितना आ गया 150.4 ना, तो 1.504, तो 1.504 ग्राम आपका आंसर है, ठीक। हाँ जी पढ़ लीजिए क्वेश्चन। बोल रहे हैं कि वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन क्यू में वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आपको बताना है, फॉर्म्ड इन दी फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो देखिए सबसे पहले
NaOH ले रखा है, सिंपल NaOH ले लेते, बहुत नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर तो कोई रिएक्शन नहीं होती, कुछ नहीं होता, लेकिन टेम्परेचर भैया 350 डिग्री सेंटीग्रेड और 300 ATM प्रेशर, कौन सी रिएक्शन? डाउस प्रोसेस। ठीक है, मतलब मिल गया क्या? फिनॉल। अब कह रहा है आपसे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में ट्रीट कराया, कुछ नहीं बोला हुआ, मैंने मान लिया रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो गई, तो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट जो होगा वो ये मिलेगा। ठीक है सर, है ना, ये मिला। फिर कह रहा है कि यार रिएक्शन जो करानी है वो करानी है कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में। तो रिएक्शन ये ना स्टेटमेंट NCERT में भी बहुत ढंग से लिखा हुआ है, जहाँ पे रिएक्शन है बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड में, है ना, फिनॉल के साथ में। यहाँ पे सिर्फ यहीं पे SO3H है या यहाँ भी है, यहाँ भी है, और भी कहीं भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सब जगह पे, मतलब ये कौन सी रिएक्शन है बेसिकली? ट्राई नाइट्रोटोलुएन बना लो या फिर ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, दोनों की बनाने की रिएक्शन है। तो समझ गए होंगे कौन सा प्रोडक्ट मिल गया? OH, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2। ठीक है, क्या मिल गया? ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्लियर है बात? ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अब ये जो मिल चुका है, इसमें पूछ रहा है वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान से देखिए, हाँ जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया इसका? C6 और 4 कम 1 बढ़ गया, है ना, H3N3, ऑक्सीजन कितने हैं? 7। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन का वेट परसेंटेज बताना है, तो कितना हो गया? 3, कितने में से? 72 + 3 + 42 प्लस कितना आ गया? 84। ठीक है, ये आ गया, ऐड कर लीजिए, कितना आ गया ये? 126 और ये है 75, मतलब आ गया 1 201 कुछ आ गया ना, 3 × 100 कर लीजिए, है ना, ये आया ना। 75 ये हो गया, अच्छा ये आ गया 8 × 4 = 12। ठीक है, 126 ये हो गया, सही है ना? नहीं, 16 + 112 कुछ गड़बड़। ठीक है, ये 112 वापस सेट करो एक बार, कितना आ गया ये? 3/, ये 45 मतलब 157, तो 157 और 72 9229 परसेंटेज में बताना है, तो 300/229। ठीक है, क्या आ गया? 300/229, ये आंसर आ गया। क्लियर है बात? हाँ जी, ये आ गया वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है आपसे, इफ़ द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो इज कैरिड आउट विद 15 मोल्स ऑफ एसिटिलीन, कि स्टार्टिंग में ये कितना लिया आपने? 15 मोल्स लिया। ठीक है सर, रेड हॉट आयरन ट्यूब लिया, बेंजीन बनाने की जानी पहचानी रिएक्शन है। तो यार बेसिकली हम क्या लिखते हैं? 3CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और रेड हॉट आयरन ट्यूब से मिल गया हमें बेंजीन। क्लियर है बात? ठीक है, 3 से 1 मोल, तो 15 मोल से कितना मिल गया यार? 5 मोल। लेकिन जब 100% एफिशिएंसी होती तब इतना मिलता, 100% नहीं है, 80% है, तो 5 की जगह मिला कितना? 5 का 80% मतलब 4 मोल। तो मिल कितना गया एक्चुअल में? ये 4 मोल। ठीक है, यहाँ तक। फिर क्या दिख रहा है? फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन करा रहा है सामने वाला। ठीक है, क्या हुआ होगा? कार्बोकेटाइन बना, रीअरेंज हुआ 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू, तो CH3 CH जाके अटैक किया, मिला तुम्हें, ये क्या था? ये तो A था ना बेसिकली, ये B है। B क्या मिला सर? आइसोप्रोपाइल बेंजीन या फिर क्यूमीन मिल चुका है B। मिलता कितना? 4 से 4 मोल मिल जाता, लेकिन 50% यील्ड है। ठीक है, तो मिला कितना ये एक्चुअल में? 2 मोल।
100% होती तो 4 से 4 मोल मिल जाता, अब कितना मिला 2 मोल। ठीक है, फिर आगे क्या देख के पे समझ में आ गया, फिनॉल बनाने की रिएक्शन है ना। क्यूमीन के साथ में अगर आपने O2 ले रखा है, H2O या H3O प्लस ले रखा है तो डायरेक्ट मैं बना देता हूँ। ठीक है, फिनॉल मिल गया आपको। ये फिनॉल मिल चुका है। अच्छा, ये 100% एफिशिएंसी होती तो 2 मोल से 2 मोल मिल जाता, लेकिन अब 50% है तो 2 मोल से कितना मिला, ये 1 मोल। क्लियर बात। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं यार, लास्ट ये क्या है, C है बेसिकली अपना, है ना, CH3COCl pyridine। हाँ जी, क्या होगा, असाइलेशन गया, अटैक मारा, यहाँ से Cl लीव कर गया तो क्या मिला आपको, आपको मिला OCOCH3। क्लियर है बात। और ये बोल रहा है कि यहाँ तो 100% एफिशिएंसी, तो 1 मोल ही इसका मिल गया आपको। इसका कितना मिल गया, 1 मोल। और ये है क्या, D है आपके सामने। अब कह क्या रहा है ना, कह ये रहा है द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट D फॉर्म्ड इन ग्राम। तो ये बता दो यार, 1 मोल है तो ग्राम में कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट लिख लीजिए इसको C6। ठीक है, C6 क्यों, C2 ये भी तो है, C8, H कितने हो गए सर, 1 कम हुआ 3 बढ़ गए, है ना, तो 8 आ गया। और क्या आ गया यार, O2। तो मतलब हाँ जी 96 + 8 और ये कितना आ गया, 16 दूनी 32, 4 इधर गए 4 इधर गए तो 136 ग्राम। सही आंसर क्या आ जाएगा आपका, 136 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है, फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है, फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 2 2pz ऑर्बिटल्स। क्वेश्चन किसका है, MOT का है, देख के पहचान में आ गया होगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं। कह रहा है सिग्मा ऑर्बिटल हैज़ अ टोटल नंबर ऑफ 2 नोडल प्लेन्स। सर किस तरीके से, सामने वाले ने 2pz बोला हुआ है तो मैंने एक pz ले लिया, सर दूसरा pz ले लिया, है ना, दोनों मिले तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़िया हो गई होगी, साइड वाले लोब्स थोड़े से कमज़ोर पड़ गए होंगे, पिचक गए होंगे एक तरीके से। ठीक है, पर वो मैं नहीं दिखा रहा डायरेक्ट, मैं ये बता रहा हूँ कि जो बात कर रहा है 2 नोडल प्लेन बेसिकली इनकी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने आप में बढ़िया इकट्ठी हो गई और ये लोब्स जो हैं छोटे छोटे हैं। ठीक है, ये इस तरीके से बन गए, है ना। 2 नोडल प्लेन वाली बात बोली जा रही है, सही स्टेटमेंट। क्लियर बात। नेक्स्ट कह रहे हैं सिग्मा स्टार जब बना बेसिकली, है ना, सिग्मा स्टार हैज़ 1 नोड इन दी XY प्लेन। अच्छा एक बात बताओ, जब ये बात हुई सिग्मा की तो ये कौन सा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, सर ये Z है, तो ठीक है, और ये प्लेन किस में हुए फिर बेसिकली, ये जो नोडल प्लेन की बात आई ये कौन से में है, सर ये XY में है। इसको अगर मैं दिखाऊं तो ये किस तरीके से, ये इस तरीके से ही तो है अपने आप में, है ना, ये इस तरीके से, ये XY प्लेन में ही तो है, परपेंडिकुलर है ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये XY प्लेन में है। दूसरे वाले में क्या कह रहा है, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल हैज़ 1 नोड इन दी XZ प्लेन। यार एक बात बताओ, सिग्मा स्टार भी तो क्या होगा, यहीं पे ही, यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे एक और यहीं पे तो बना, दूसरा कहाँ बना, यहीं पे तो बन जाएगा। ठीक है, सिग्मा स्टार जब बनेगा यहाँ पे, तो एक बात बताओ, सिग्मा स्टार हैज़ 1 नोड इन दी XZ प्लेन। कैसी बकवास बात कर रहे हो यार, है ना, XZ प्लेन में कहाँ है ये, ठीक है, और वो मॉलिकुलर एक्सिस, तो मॉलिकुलर एक्सिस तो ये, और ये XZ प्लेन, कैसी बात है, कोई बात कहीं बैठी नहीं रही है बिल्कुल भी, है ना, तो एब्सर्ड सी बात हो गई, बिल्कुल गलत बात। सिग्मा स्टार समझ में आ गया ना, ठीक है, तो ये छोटू रह जाएंगे बिल्कुल, तो यहाँ पे बन जाएगा ना बेसिकली, ये वाले को दिखाया था मैंने इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लो, पाई ऑर्बिटल हैज़ 1 नोड इन दी प्लेन विच इज़ परपेंडिकुलर टू दी मॉलिकुलर एक्सिस। क्या कह रहा है सर, हाँ जी, पाई ऑर्बिटल, पाई कैसे बनेगा सर,
पाई ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस बेसिकली है ना, मॉलिक्यूलर एक्सिस जिसको बता रहे हैं, ये दोनों आपस में, ठीक है, क्या मिल गया, ठीक है, इस तरीके से मिल जाएगा आपको। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर ज़्यादा क्लब करेंगे आपस में, ये बेसिकली एक दूसरे में समाहित, हम दूर दूर दिखा रहे हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में तो ये इस तरीके से रहता है ना, ठीक है, ये एक्चुअल है ना। तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में इनकी यहाँ आ गई, ये आ गई, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, पाई ऑर्बिटल हैज़ वन नोड इन दी प्लेन विच इज़ परपेंडिकुलर टू दी मॉलिकुलर एक्सिस। एक जो नोड है, हैज़ वन नोड, ये वन नोड है, ठीक है। अगर ये पाई बना, बेसिकली ये पी जेड इस तरीके से क्लब हुए तो क्या होगा सर, या तो ये एक्स होगी या वाई होगी, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को क्या रहना पड़ेगा, या तो ये एक्स होगी या वाई होगी, है ना। ये कह रहा है, ठीक है, हैज़ वन नोड इन दी प्लेन, तो प्लेन कौन सा है ये, ठीक है, एक्स वाई प्लेन है बेसिकली, है ना, इन दी प्लेन विच इज़ परपेंडिकुलर टू दी मॉलिकुलर एक्सिस। गलत बात, वो परपेंडिकुलर थोड़ा ना है, ये एक्स और वाई है और इसी प्लेन की बात कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये बात गलत हो गई, ठीक है। तो ये भी गलत, ये सही था, ये दोनों गलत। लास्ट कह रहे हैं पाई स्टार ऑर्बिटल हैज़ वन नोड इन दी एक्स वाई प्लेन। तो पाई स्टार जब आपने बनाया सुंदर सा, ठीक है, ये पाई स्टार आपने बना दिया, ठीक है, तो कह रहे हैं कि यार वन नोड इन दी एक्स वाई प्लेन, है ना, ये जो एक्स वाई प्लेन है बेसिकली उसमें एक नोड आपने दिखा दिया, ठीक है, एक नोड आपका एक्स वाई प्लेन में है, ये वाला प्लेन जो है ये एक्स वाई प्लेन में एक नोड है, ठीक है ना, कंटेनिंग मॉलिकुलर एक्सिस, बिल्कुल सही बात है, मॉलिकुलर एक्सिस भी यही है आपका, एक्स और वाई कुछ भी ले लो, ठीक है, और उसी में ही, है ना, ये क्या है, एक्स और वाई होगा कुछ ना कुछ, और इसी प्लेन में बेसिकली एक नोड है आपका। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है बिल्कुल। कौन सा सही हो जाएगा, ए और डी जिसमें है वो करेक्ट है। हाँ जी, क्वेश्चन बोला हुआ है द करेक्ट ऑप्शंस रिलेटेड टू एडजॉर्प्शन, सरफेस का भी क्वेश्चन पूछ लिया। कैमिजॉर्प्शन रिजल्ट्स इन अ यूनिमॉलिक्यूलर लेयर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कुछ वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टाइप के होते हैं, है ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने आप में ठीक ठाक है कुछ, है ना, मतलब बेसिकली क्या है कि अट्रैक्शन है, आप तो ये समझिए, क्लियर है बात। वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, बेसिकली क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसी तरह के केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं थोड़े थोड़े से, बारीक बारीक से बिल्कुल, और हो क्या रहा है उसमें, एक ही लेयर में यूनिमॉलिक्यूलर लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, सही स्टेटमेंट है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं पे क्या होता, फिजिजॉर्प्शन होता तो क्या होता, हाँ यार, एक लेयर दूसरी लेयर तीसरी लेयर एक लेयर के ऊपर इस तरीके से बनते रहते बिल्कुल। नेक्स्ट कह रहे हैं दी एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फिजिजॉर्प्शन इज इन द रेंज ऑफ, नहीं यार ये तो मतलब अगर एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो लगभग 150 किलोजूल पर मोल से ऊपर ही केमिकल बॉन्ड होते हैं। केमिकल बॉन्ड मतलब चाहे उसमें तुम्हारे कोवलेंट हो, आयनिक हो, और या फिर तुम्हारे मेटलिक हो, ठीक है, थोड़े से कम में ये सब तुम्हारे बेसिकली हाइड्रोजन वाइड्रोजन ये सब, और लेकिन फिजिजॉर्प्शन वाले बॉन्ड की बात कर दी, बिल्कुल वंडरवॉल बिल्कुल अट्रैक्शन की, तो लगभग 40 किलोजूल पर मोल के आसपास की रेंज रहती है ना। ये बताते भी हैं जिस टाइम केमिकल बॉन्ड को डिफाइन किया जाता है उस टाइम पे ये वैल्यू बताई जाती है और ये आंकड़े भी लगभग बताए जाते हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, कैमिजॉर्प्शन इज एन एंडोथर्मिक, नहीं यार, बॉन्ड बना तो एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर कम करने पर फेवर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, कहाँ से पूछा गया यार, मेटलर्जी से क्वेश्चन पूछा गया है आपके सामने। बोला हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस टाइप कुछ करा रहे हो आप, है ना, बॉक्साइट ओर का, तो क्या क्या रिएक्शन इन्वॉल्व रहेंगी। पहली चीज़, द रिएक्शन ऑफ Al2O3 विद कोक एट अ टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर पर लेके क्या करना है यार, ठीक है। जो भी इंस्ट्रूमेंट जो भी प्रोसेसिंग कर रहे हो, बेसिकली मेटलर्जी में हम बात करते हैं कि सब कुछ इकोनॉमिकली हो जाए, इतना खतरनाक टेम्परेचर पर तुम कुछ कराओगे ही नहीं ना यार। हम जो भी कुछ इस्तेमाल करते हैं इसमें
हम मेल्टिंग पॉइंट को भी, भले ही एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट अच्छा खासा होता है 2200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास अच्छा खासा रह रहा होता है, लेकिन फिर भी हम Na3LF6 मिलाते हैं जिससे लगभग 1200 के आसपास आ जाता है, CF2 मिलाते हैं और कम हो जाता है, ठीक है, 1000 के आसपास आ जाता है सॉरी, है ना। तो ये तो बिल्कुल एब्सर्ड सी बात है, रिएक्शन और इतने टेम्परेचर हम कराएंगे ही नहीं, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है इस बात का, है ना। अच्छा, नेक्स्ट बोल रहे हैं द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एल्यूमिनेट सॉल्यूशन। जो आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट एक्वस था उसकी रिएक्शन आपने CO2 पास करके कराई, क्या मिल जाएगा, AlOH होल थ्राइस, उसको हाइड्रेट, है ना, गैस टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड एल्यूमिना, और ये अल्टीमेटली मिल जाता है। बिल्कुल सही बात था, सही है स्टेटमेंट। नेक्स्ट, द डिजोल्यूशन ऑफ Al2O3 इन हॉट एक्वस NaOH। तो जब आप Al2O3 लेते हो और हॉट एक्वस NaOH से पास कराते हो तो जितना भी एल्यूमिनियम रहता है वो इसमें डिजोल्व हो जाता है इस फॉर्म में, ये भी सही है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ Al2O3 मिक्सड विद दिस टू गिव Al एंड CO2। ये क्यों मिलाया बता दिया मैंने, क्या टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट था 2200 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मिला दिया, मिलाने के बाद क्या हो गया, लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया, और CF2 और मिलाते हैं इसमें, ठीक है, तो और भी कम हो जाता है, लगभग 1000 के आसपास पहुंच जाता है, ठीक है, 950 से 1000 के आसपास इतना पहुंच गया। अच्छा सर, फिर क्या करें, रिएक्शन हुई, रिएक्शन क्या हुई, कैथोड पे हुआ रिडक्शन, रिडक्शन मतलब एल्यूमिनियम 3+ गया, मिला क्या, एल्यूमिनियम, एनोड पर क्या हुआ सर, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब सर O2 मिली, O2 जैसे ही मिली तो O2 क्या हुआ सर, क्या ले रखी थी आपने, ग्रेफाइट रॉड, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड ले रखा था, रिएक्शन हुई सर, रिएक्शन हुई, क्या मिल गया सर, CO2 भी मिलती है और CO भी मिलती है, लेकिन सामने वाला कह रहा है CO2 मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, CO मिलती बोलता CO भी मिलेगी नहीं मिलेगी, बिल्कुल CO भी मिलेगी, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है अपने आप में। तो आंसर आपका कंसीडर होगा BCD, ठीक है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ट्रीटमेंट ऑफ गैलेना, गैलेना है आपका PbS HNO3, बहुत क्लियर नहीं बोला है लेकिन ठीक है ना, ये रिएक्शन हम पढ़ते भी हैं। क्या मिलेगा आपको, HNO3 के साथ ट्रीट करने पर Pb2 प्लस सल्फर प्लस NO, जो गैस मिलेगी वो NO मिलेगी। हम कई बार इस रिएक्शन में गलती क्या कर देते हैं, हम सोच लेते हैं कि यहाँ पे NO2 गैस मिल रही होगी, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है, NO2 नहीं मिलेगी, NO गैस मिलेगी, ठीक है। और NO अपने आप में एक न्यूट्रल ऑक्साइड है ना, इसलिए जानबूझ के उसने ऑप्शन भी कैसे बनाए, एक एसिडिक ऑक्साइड, अगर तुम ये समझ लो तो ये टिक कर दो, ठीक है। और तुम, क्योंकि NO तो अपने आप में कलरलेस है, ठीक है ना, और ये समझ लो तो तुम इसको ना टिक करो, तो इसलिए तो ये NO क्या है अपने आप में यार, है ना, पैरामैग्नेटिक तो है सर, बिल्कुल ठीक, कलरलेस है, न्यूट्रल ऑक्साइड है ना, और लीनियर एंड ज्योमेट्री बेंट नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों तो हो गए गलत, ये दोनों कब आते, ABC आ जाता अगर NO2 आंसर होता तो, लेकिन NO2 नहीं है, आंसर क्या है आपका NO है। रिएक्शन देख के पता चल रहा है, जो कंडीशन दे रखी है किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में रेड फॉस्फोरस Br2, मतलब हेल होलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन जिसको बोलते हैं, क्या होगा सर, CH3 CH Br COOH, तो जो P मिला हमें वो ये है, ये देखो सुंदर सा लगा कि नहीं लगा, देख के लगा यार, होगा क्या, N- एज अ न्यूक्लियोफाइल सर अटैक करेगा, ये वाला एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कहाँ पर सर, यहाँ पर, और यहाँ से Br लीव कर जाएगा, तो मिला क्या आपको, हाँ जी, मिला क्या आपको, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ N CH COH CH3 CO मिल चुका है, ये पहले के बाद में ये मिला, लेकिन सामने वाला क्या कर रहा है यार, इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस वगैरह भी करा रहा है, तो हाइड्रोलाइसिस अगर करा दिया सिंपल सा क्या हो जाएगा सर, OH H OH
H, तो ये चला गया आपका, ठीक है। थैलिक एसिड अलग, COOH COOH, और ये क्या मिल गया आपको, Q जो मिला वो क्या मिल गया सर, CH3 NH2COH, ये आपको मिल चुका है। क्लियर है? तो ये क्या है, Q है आपका। अब पढ़ लो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। P कैन बी रिड्यूस टू अ प्राइमरी एल्कोहल यूजिंग NaBH4। हाँ जी, इसको प्राइमरी एल्कोहल तक ले जा सकते हो क्या? NaBH4 भैया इसको रिड्यूस नहीं करता है। NaBH4 एल्डिहाइड, कीटोन, RCOCl, RX सिर्फ इनको रिड्यूस करता है, इसको नहीं करेगा, तो पहला गलत। अच्छा जी, है ना। ट्रीटिंग P विद कॉन्क NH4OH, P को अगर तुमने इसके साथ ट्रीट किया तो इसमें अमोनिया तो है ही, NH3 यहाँ पर अटैक मारेगी, Br लीव करेगा, तो मतलब B वाली जो रिएक्शन अगर मैं दिखाना चाहूँ, ठीक है, तो B वाली रिएक्शन क्या मिल जाएगी आपको, CH3 CH NH2 COO माइनस NH4 प्लस, यहाँ से यहाँ तक ये मिल गई। फर्दर आपको कह रहा है कि इसको एसिडिफाई किया, तो एसिडिफाई किया आगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में, है ना, तो यहाँ पे COOH, तो क्या मिल चुका है आपको, Q, तो बिल्कुल सही बात है, ये सेम है दोनों, तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर कह रहा है ट्रीटिंग Q विद अ सॉल्यूशन ऑफ NaNO2 और एक्वस HCl, मतलब बेसिकली यहाँ पे N2 प्लस आई, तो N2 प्लस जैसे ही बनेगी निकल जाएगी, है ना, यही तो बनाया है इसने, CH लीव कट जाएगी, ठीक है, N2 देगी, क्यों, क्योंकि इसको स्टेबलाइज करने के लिए कोई रेजोनेंस नहीं है, कोई बेंजीन डाइजोनियम अगर बनता, ठीक है, सॉल्ट, तो वहाँ पे तो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो सकता है वो, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए निकल जाएगी, तो ये सही है। फिर कह रहा है P इज मोर एसिडिक देन CH3CH2COH, क्या ये इससे ज़्यादा एसिडिक है? बिल्कुल, क्यों, कैसा ही सही, Br हल्का फुल्का ही सही, लेकिन माइनस आई तो अपना लगाएगा ही लगेगा, हर कंडीशन में माइनस आई तो लगाएगा, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे सामने, कंसीडरिंग द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, ठीक है यार, स्टार्टिंग में दे दिया हमें, है ना, और फिर ना तो P के बारे में बताया कुछ, ना Q के बारे में, ना R के बारे में, ना S के बारे में, वो ऑप्शन से फिल्टर आउट कर रहे हैं। फिर बता दिया यहाँ पे बन रहा है बेंजोइक एसिड, यहाँ पे H2 डालने के बाद में बन रहा है कुछ T, है ना, देखते हैं क्या है। पहला सर H2PD डाला आपने, ठीक है ना, क्या किया बहुत भयंकर नहीं ले रहे हो, लेकिन फिर भी रिड्यूसिंग एजेंट तो आप ले ही रहे हो, तो क्या हो गया अल्टीमेटली, है ना, अगर P ये ले लिया तो Q क्या मिला, Q आपको मिल जाएगा उस कंडीशन में, ये रिड्यूस हो जाएगा NO2 NH2 में और मिल जाएगा आपको CH3, ये Q है। फिर कह रहा है यार R ये डाल दो आप उसमें, NaNO2 HCl, क्या मिल जाएगा, S जो मिल जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट मिल जाएगा, S जो मिल जाएगा आपका, ये मिल गया गुरु, N2 प्लस, हाँ जी, CH3, ये S है। फिर कह रहा है तुम एक काम करो कि इसमें H3PO2 और डाल दो पहली स्टेप में, U के थ्रू प्रोसेस जब कर रहे हो तो H3PO2 डालेंगे, क्या हो जाएगा, ये ख़त्म सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं, मतलब H3PO2 डालने के बाद में यहाँ पे मिल गया आपको CH3, और फिर कह रहा है KMNO4 KOH के साथ में अगर आपने इसको हीट किया तो ये जितने भी हिस्सा है ये सब क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा COOH में, तो मतलब ये पहली स्टेप में मिला आपको, और दूसरे में क्या मिल गया, यहाँ पे COOH, बिल्कुल ऐसा COH ही मिल रहा है और हमारे हिसाब से मिल रहा है, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा SNHCl क्या किया, रिड्यूस किया, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये बन गया, Q मिल गया हमें, ये SNHCl से ट्रीट करने के बाद, तो चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, बात एक ही है, R के साथ में ट्रीट करने के बाद में तो S जो मिला यही तो मिला, ठीक है, तो ये भी सही है ना, क्लियर है बात, तो B भी सही हो गया। तीसरे में कह रहे हैं
एस तो हम ये लेके ही चले थे, मतलब एस ये है ही हमारा, यही तो है एस, ठीक है यही है। फिर कह रहे हैं आपसे कि टी ये मिलेगा क्या अगर H2O के साथ में करा दिया ट्रीट, है ना, H2O के साथ में, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ये मिल गया यार आपको OH CH3, ठीक है, तो ये मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है। और फिर फर्दर ये इस वाले ऑप्शन में और कह रहे हैं आपसे कि CH3 CH2OH कि U, मतलब S को अगर आप प्रोसेस करा रहे हो, S को अगर आप प्रोसेस करा रहे हो CH3 CH2OH, तो खुद किस में चला जाएगा ये, हाँ जी खुद किस में चला जाएगा यार, CH3 CHO में, और यहाँ से इसको निपटा देगा, तो अल्टीमेटली मिला तो यही ना, अगर तुमने CH3 CH2OH डाला तो मिला तो यही, यहाँ पे CH3। अब इसको फर्दर प्रोसेस किया तुमने इसके साथ में KMNO4 KOH हीट के साथ में, तो ये ऑक्सीडाइज होकर किस में बना लेगा, इसमें, तो ये भी सही, क्लियर है। लास्ट वाले में कह रहे हैं कि Q जो है ये मिला, मतलब ये हिस्सा तुमने ऑक्सीडाइज करा दिया, P कुछ लेके, हमें नहीं पता जी क्या लेना है, ठीक है, चलो मान लिया कुछ होता होगा, ये मिल गया, ठीक है। अब कह रहे हैं R ये ले लो, मतलब H2PD ये ले लो, तो ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा, मतलब मिल जाएगा तुम्हें NH2 और यहाँ पे पैरा पे COOH, ठीक है ना। तो मतलब तुम्हारे पास में S जो मिल चुका है अब S ही है इसके हिसाब से, ठीक है। अब इसमें H2O डालो और कह रहा है कि ये मिलना चाहिए, तो क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा, किसी भी तरीके से नहीं मिल रहा। NH2 को H2O कैसे गायब कर रहा है, COH कैसे CH3 में जा रहा है, H2O डालने पर नहीं जाएगा, तो एब्सर्ड है बिल्कुल, सब कुछ गलत है, ठीक है। हाँ जी, काइनेटिक्स का क्वेश्चन अपने आप में एक सही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए जी, दिख रहा है ना ये, है ना, चलो। हाँ जी, मैच द रेट एक्सप्रेशंस इन लिस्ट 1 फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एक्स विद द करस्पॉन्डिंग प्रोफाइल्स प्रोवाइडेड इन लिस्ट 2। और ये एक्स और के कांस्टेंट ले रखे हैं जिनकी कुछ यूनिट है, हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं है। अच्छा जी पहले केस में क्या है, रेट के एक्स, ये कांस्टेंट और ये एक्स, ठीक है, और एक्स की सारी पॉसिबल कंसंट्रेशन पर हम ये बात कर रहे हैं, है ना। कह रहा है कि अंडर ऑल पॉसिबल इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ एक्स। अच्छा एक बात बताओ, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन एक्स की बहुत कम है, अगर एक्स की बहुत कम है तो ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन बहुत कम है तो क्या हो जाएगा, ये टर्म बहुत कम हो जाएगी, क्लियर है बात, ये टर्म बहुत कम हो गई, तो ये तो कांस्टेंट है ही, ये रेशियो कांस्टेंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अगर बहुत कम है इनिशियल कंसंट्रेशन, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन बहुत कम है तो रिएक्शन कैसी हो गई, है ना, इफ़ इनिशियल कंसंट्रेशन इज लेस, है ना, बहुत कम है मतलब वेरी लेस बेसिकली लिख दो, तो रिएक्शन उस रीजन में कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर है, क्लियर है, फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा, तो इसके रेस्पेक्ट में ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो नीचे ऊपर सेम कंसंट्रेशन, तो क्या हो गई, जीरो ऑर्डर हो गई, है ना। तो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन बहुत कम है तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, और अगर इनिशियल कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इफ़ वेरी मच, तो कैसी है, जीरो ऑर्डर है ना। तो ये इसके बारे में हमें पता लगा अभी तक, क्लियर है बात। चलिए जी दूसरे केस में देख लो, वेयर इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ एक्स आर मच लेस देन एक्स एस, ठीक है। तो ये अगर बहुत छोटा है इसके कंपैरेटिवली, ये बहुत बड़ा है ये छोटा है, तो ये नेग्लिजिबल, ये नेग्लिजिबल, तो रिएक्शन ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, मतलब ये बात कर रहा है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर की, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है ये, सेकेंड वाला यहाँ क्या कह रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ एक्स आर मच हायर देन, ये बहुत ज़्यादा है इससे, तो मतलब जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं। लास्ट वाले में इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ एक्स इज मच हायर देयर, ये बहुत ज़्यादा है इससे, तो ये ख़त्म, और इससे एक पावर ख़त्म, तो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, क्लियर बात। हाँ जी,
तो इसके बारे में हमें जानकारी मिली थोड़ी थोड़ी सी। ये फर्स्ट ऑर्डर क्लियर है, ये जीरो ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये बातें हमें पता लग गई। अब इधर देख लीजिए, बिहेवियर, हाफ लाइफ इस तरीके से बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये किसके लिए है, जीरो ऑर्डर का ग्राफ है आपका, है ना, जीरो ऑर्डर का इंडिकेशन है बेसिकली। ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, कैसे लिख लो, ठीक है, ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी, वहाँ से आ जाएगा एक्सप्रेशन। तो ये जीरो ऑर्डर वाला है। हाफ लाइफ कांस्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर देखते ही पता चल गया। यहाँ क्या दिखा, रेट जो है पहले लीनियर वेरिएशन दिखा रही है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर वाला वेरिएशन दिखा रही है, और लास्ट में बिल्कुल बिल्कुल कांस्टेंट है बिल्कुल, तो मतलब जीरो ऑर्डर। यहाँ से यहाँ फर्स्ट ऑर्डर टाइप बात कर रहा है, यहाँ नहीं बता रहा कुछ भी, यहाँ पे जीरो ऑर्डर की बात कर रहा है, ठीक है। बीच में मिक्स सा चल रहा होगा कुछ कुछ, है ना, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ जीरो ऑर्डर, ठीक है। यहाँ देख लीजिए क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन चेंज हो रही है टाइम के साथ में, और स्लोप नेगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, तो क्या है, ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी, है ना, जीरो ऑर्डर की बात कर रहा है मतलब, ठीक है। यहाँ पे बात कर लीजिए हाँ जी, है ना, जीरो ऑर्डर ऐसे लिख लो, ठीक है। लास्ट वाले में एल एन एक्स का प्लॉट इस तरीके से होता क्या है, ए टी इक्वल टू ए नॉट ई की माइनस के टी, एल एन लिया उसका, तो एल एन ए टी इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। तो ये कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर, ये सब कुछ है। अब मैच कर लीजिए, फर्स्ट वाले में कौन सा मैच हो रहा है, आर वाला, सेकंड वाले में बता दीजिए ज़रा, इनिशियल कंसंट्रेशन सेकंड है, फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्यू मैच हो जाएगा, टी मैच हो जाएगा। जीरो ऑर्डर तो पी और आर, हाँ जी, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर तो क्यू और टी। कौन सा ऑप्शन है, क्यू टी, पी आर क्यू टी। पहले में आर है, तो आर यहाँ पे बी और डी में, ठीक है। यहाँ देख लो सेकंड वाले में, सेकंड में एस तो नहीं है, तो ये तो दोनों ही गलत हो गए, बिल्कुल नहीं है, हाँ जी। फोर्थ में आर का कोई सेंस ही नहीं है बिल्कुल, तो पहला ही ऑप्शन होगा। लेकिन गड़बड़ क्या आ रही है, ये तीनों तो मैच कर रहे हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ, तो है ना, यहाँ पे क्यू टी में से क्यू आ रखा है, थर्ड में है ना एस भी तो आएगा ना, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, हाँ सॉरी, आर नहीं, पी और एस आएगा, गलती लिख दिया वो, पी और एस, ठीक है। जीरो ऑर्डर थोड़ा इधर दिख गया था, ढंग से लिख लो इसे। ये फर्स्ट ऑर्डर यहाँ से यहाँ रेंज जो है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, तो वो चमक गया था मेरे को भी। तो पी और एस इस वाले में आएंगे, जीरो ऑर्डर वाले में, ठीक है। तो ये तो मैच कर रहे हैं तीनों के तीनों, लेकिन फर्स्ट में पी लिखा हुआ है। अब पी किस सेंस में दे दिया इसने, पी सेंस में दे दिया कि सारी पॉसिबल कंसंट्रेशन की बात कर रहा है। तो जब पॉसिबल कंसंट्रेशन, इनिशियल पॉसिबल कंसंट्रेशन इसकी मैक्सिमम होगी, मतलब बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, मतलब इस कंडीशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जीरो ऑर्डर की तरह भी ट्रीट करी जा सकती है ये, तो इसीलिए पी भी आ सकता है इसमें। तो इसीलिए मेरे को लग रहा है ना, तो पी भी यहाँ पे आ सकता है। आर तो सही है, बिल्कुल सही, लेकिन पी भी इसीलिए ले रहा होगा यहाँ पे ये, तो इसीलिए फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक केस है बेसिकली, क्योंकि ये पूरा फ्री छोड़ दिया सामने वाले ने, सारी पॉसिबल चीज़ मान सकते हो तुम, तो इसीलिए यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि पी आंसर इसीलिए कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस हिसाब से ये बहुत क्लियर नहीं है, तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन को, मतलब कुछ कह नहीं सकते यार, जी एडवांस है ना, तो हो सकता है बोनस, पर बोनस के चांस तो ना के बराबर है, ठीक है। तो इसी सेंस में मान के इन्होंने ये आंसर सही बोल दिया हो। नेक्स्ट देख लीजिए, अगली रिएक्शन आपके सामने, मैच करना है यार, लिस्ट वन कंटेन्स कंपाउंड्स, और ये रिएक्शन, इस रिएक्शन से कंपाउंड मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी बात। पहली रिएक्शन हुई क्या मिल जाएगा, CaCO3 MgCO3, है ना, यहाँ BaSO4 H2O2, यहाँ पर हाँ जी CaCl2 MgOH होल ट्वाइस, यहाँ पर बैलेंस कर लीजिए
तो BaCl2 प्लस H2O2, ये कौन सी है, वाटर सॉफ्टनिंग है ना, तो CaCO3 पूछा है। मैच कर दीजिए, H2O2 कहाँ का मिला, Q में और S में। MgOH होल ट्वाइस कहाँ मिला है आपको, R में। BaCl2 कहाँ का मिल गया, BaCl2 S में। CaCO3 कहाँ मिला सर, P और T में। हाँ जी, Q बैठ गया, दूसरे में R, तो QR, थर्ड में S, फोर्थ में P, तो D आंसर हो जाएगा। पढ़िए क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन। सबसे पहले CrCN6 4-, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। Cr किस में है यार, +2 में है ना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा आ गया सर, D4। Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग करा देगा, ठीक है, पेयरिंग करा देगा तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, है ना, सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह रहे होंगे, तो ठीक है। अच्छा D4 है, तो D4 है तो एक बात बताओ, है ना, और पेयरिंग वैसे हो जाएगी तो T2G फिल हो जाएगा इस तरीके से, पेयरिंग वैसे हो रही है ना, क्लियर है बात, कि T2G, तो T2G में 4 इलेक्ट्रॉन हैं कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है, तो P तो आराम से आ गया, ठीक है। अब स्पिन ओनली मूवमेंट तो ये तो नहीं होगा, है ना, 4.9 कब होता है, जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, यहाँ तो नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, Q तो नहीं होगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाँ ठीक है, लो स्पिन कंसीडर 2 ही तो है यार, ठीक है, लो स्पिन कंसीडर करेंगे बिल्कुल। मेटल आयन इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, +2 में है ना, Cr किस में है, +2 में। D4 स्पीसीज है बिल्कुल, PRT आ जाएगा। दूसरे वाले को देख लीजिए, किस में, +4 में, रूथेनियम 4+ में। हाँ जी, कहाँ पे है ये, तो मतलब D6S2, तो 4+ में तो मिल गया D4, ये भी D4। हाँ जी, क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, 4D वाला है तो ठीक है। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना, क्लियर है। तो T2G कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही। दूसरा पेयरिंग करा देगा, ठीक है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ही, और D4 है ही, PRST हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो कौन सा, Cr2+ D4 में 4 इलेक्ट्रॉन है ही, है ना, इसी में ही। अच्छा, लेकिन अब पेयरिंग नहीं होगी, तो अब T2G में 4 इलेक्ट्रॉन अब नहीं है, तो P तो नहीं आएगा, P नहीं आएगा, है ना। तो अब देख लो आगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब कैसे जाएंगे भाई, ये तो चले गए ना, ठीक है, पेयरिंग तो हुई नहीं, तो इस तरीके से, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट कौन सा हुआ, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो √n × n+2 से 4.9 आ गया, तो इसमें बैठ गया ये Q। लो स्पिन नहीं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खूब सारे हैं, ठीक है। मेटल आयन 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, नहीं है, 2+ में। D4 है, बिल्कुल है D4, तो QT। यहाँ देख लो Fe2+, मतलब D6, ठीक है। तो T2G में 4 इलेक्ट्रॉन, तो पहले क्या हुआ, T2G है ना, ऐसे 1 2 3 4 5 और फिर एक बढ़ दिया इधर, 6 बढ़ गए ना, ठीक है। तो T2G में 4 इलेक्ट्रॉन, तो पहला तो बैठ गया P, हाँ जी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, ये भी बैठ गया Q,
लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। मेटल आयन +4 नहीं, D4 नहीं, तो PQ सिर्फ। तो देख लो अब कौन कौन से में बैठ रहा है। फोर्थ में PQ, तो फोर्थ में PQ यहाँ दिख रहा है। फिर QT यहाँ दिख रहा है। फिर PRST, तो PS दिख गया, ठीक है। पहले में PRT, तो RT दिख गया, ठीक है। तो पहला आंसर बिल्कुल सही। हाँ जी, क्वेश्चन देख लीजिए। मैच द कंपाउंड इन लिस्ट 1 विद द ऑब्जर्वेशन इन लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सबसे पहले एनिलीन, तो एनिलीन यार दिखता कैसा है वो देख लेते हैं, कि करके रिएक्शंस की बात कर लेंगे फिर, है ना। हाँ जी, एनिलीन, सर एनिलीन ये रहा। ऑर्थोक्रिसॉल, सर ऑर्थोक्रिसॉल ये रहा। सिस्टीन, तो सिस्टीन कैसा होता है, हाँ जी अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है तो सर COOH NH2 और CH2SH, ठीक है। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ना भी पता होते हुए भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, मैं बताऊंगा कैसे, है ना, लेकिन पता है तो ठीक है। कैप्रोलेक्टम, सर कैप्रोलेक्टम बना दीजिए, CONH, ठीक है। 7 मेंबर्ड रिंग, 5 कार्बन, ठीक है। ये कितनी हुई, 1 2 3 4 5, है ना, C बन गई ना। अरे यार ये तो लिया ही नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 बन गई ना, ठीक है। हाँ ये क्या प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका सेंस भी नहीं है कोई। पढ़ते हैं एक एक करके ऑप्शन। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, POC याद आ गई जैसे ये पढ़ा, है ना। ऑफ द कंपाउंड ऑन बॉइलिंग विद FeSO4, ठीक है, कह क्या रहे हैं। और फिर उसको फॉलो किया गया, फॉलोड बाई एसिडिफिकेशन विद कॉन्क H2SO4 गिव्स प्रूसियन ब्लू कलर। प्रूसियन ब्लू कलर आया जैसे समझ में आ जाना चाहिए कि किसकी बात कर रहा है ये, हाँ जी फेरी फेरोसाइनाइड, किसकी, फेरी फेरोसाइनाइड, इसके प्रूसियन ब्लू कलर की बात कर रहा है, और ये हमें पता भी है ना। अच्छा पहले एक एक करके देख लेते हैं। फिर कह रहा है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ टेस्ट दिया, ब्लड रेड कलर, तो ब्लड रेड कलर बेसिकली FeSCN3 के रेफरेंस में बात कर रहा है। एडिशन ऑफ द कंपाउंड टू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaHCO3 रिजल्ट्स इन एफरवेसेंस, NaHCO3 के साथ में ट्रीट कराना है और कुछ एफरवेसेंस मिल रही है, मतलब बेसिकली CO2 मिल रही है। और ऐसा कब हो रहा होगा कि जो भी एसिड H2CO3 से ज़्यादा एसिडिक होगा तो हमें H2CO3 उधर मिल रहा होगा, और H2CO3 एक्चुअल में H2O + CO2 होता है, तो इसलिए CO2 मिल रही होगी, उसके सेंस में बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है द कंपाउंड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर टू गिव अ वाइट PPT, है ना। चलो यार एक बात बताओ, ये कब मिल रहा होगा, ये रिएक्शन कब हो रही होगी, जब हमारे पास में NaCN हो तभी तो ये मिलती है। मतलब नाइट्रोजन अगर होगी, नाइट्रोजन अगर है सोडियम एक्सट्रैक्ट में, तो हमें बेसिकली ये रिएक्शन होती है, Na + C गिव्स NaCN, तो NaCN को फर्दर ट्रीट किया जाता है, बेसिकली Fe2+ के साथ में कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर और आगे Fe3+ के साथ में ऑक्सीडाइज किया जाता है, तो मतलब Fe3+ के साथ में ये बना लेता है फाइनली, ठीक है। तो जहाँ भी नाइट्रोजन होगी वो ये टेस्ट देंगे, बिल्कुल देंगे, जहाँ भी नाइट्रोजन होगी वो ये टेस्ट देंगे, है ना। क्लियर है। अच्छा सर, और पर नाइट्रोजन ही होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर नाइट्रोजन के साथ में सल्फर भी मौजूद है तो ये वाली रिएक्शन हो गई ना, Na + सल्फर + C+N, तो NaSCN, तो अल्टीमेटली ब्लड रेड कलर यहाँ आ जाएगा FeSCN थ्राइस। तो सिर्फ नाइट्रोजन है, सल्फर नहीं होनी चाहिए, तो नाइट्रोजन यहाँ पर है, तो ये टेस्ट दे देगा पहले वाला, तो मतलब पहले में P तो आ गया आपका, ठीक है। अच्छा, और दूसरे यहाँ नाइट्रोजन नहीं है, यहाँ नाइट्रोजन है लेकिन साथ में सल्फर भी है, ठीक है, तो सल्फर भी है, तो ये Q वाला टेस्ट देगा, तो यहाँ पे Q आ गया, यहाँ पे नाइट्रोजन जिंदाबाद, ठीक है, तो ये भी कौन सा P वाला टेस्ट दे देगा। क्लियर है बात,
है ना। चलिए, तो ये Q वाला टेस्ट दे दिया। नेक्स्ट कह रहे हैं ये रिएक्शन कब देगा, कोई भी अगर इनमें से जो चारों ले रखे हैं H2CO3 से ज़्यादा एसिडिक है तो ये टेस्ट हो जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगी। तो एसिडिक में तो COH कंटेनिंग है तो बिल्कुल ये ज़्यादा एसिडिक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, थर्ड में R आ जाएगा। नेक्स्ट, द कंपाउंड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर टेस्ट टू गिव अ वाइट PPT। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन सा दे देगा सर, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, हाँ जी, एनिलीन देता है, फिनॉल भी देता है, ये भी दे ही देगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो मतलब S यहाँ भी आ गया, S यहाँ भी आ गया। ट्रीटिंग द कंपाउंड विद न्यूट्रल FeCl3 प्रोड्यूसेस वॉयलेट कलर। तो ये क्या, फिनॉल पहचानने की रिएक्शन है बेसिकली, है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है, और वॉयलेट कलर दे देगा। तो फिनॉल कंटेनिंग जो होगा वो दे देगा, आंसर खत्म, है ना। ट्रीटिंग द कंपाउंड विद न्यूट्रल FeCl3 तो मिल जाएगा आपको, तो क्या आ जाएगा, QST, ये तो आना चाहिए। क्लियर, तो देख लो एक बार। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई इसमें, हाँ ठीक है। तो पहले में क्या है, PS है, ठीक है, दूसरे में QST, तीसरे में एक तो R मैच हुआ है आपका H2CO3 के साथ में, है ना, और दूसरा ये वाला भी तो मैच हो गया था ना, SCN वाला, क्योंकि S है यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो कौन सा है, Q भी तो मैच है ना इसमें, ठीक है, और इसमें लास्ट में P मैच। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सूटेबल है यहाँ पे, हाँ जी, क्या हो रहा है अरे, हाँ ठीक, देख लो, पहले पे PS आना चाहिए, PS बिल्कुल, दूसरे में यहाँ पे T होना चाहिए, ठीक है, मैच कर रहा है, तीसरे में QR, ठीक है, QR है, और फोर्थ में P। तो कौन सा आंसर सही है हमारा, D वाला आंसर सही है। मैंने सारी पॉसिबिलिटी बता दी कौन कौन सी हो सकती हैं आपकी, है ना। क्लियर है बात। तो ये आपका JEE एडवांस का केमिस्ट्री का पेपर 1 का सॉल्यूशंस था। ठीक है, थैंक यू।